नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। एमपी टेट वर्ग 2 को आधार बना करके हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और एमपी बोर्ड में लगी हुई पुस्तक व्याकरण वीथी का अध्ययन कर रहे हैं। 9वीं 10वीं के विद्यार्थी भी इस कक्षा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी हम अपना पहला टॉपिक वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र आदि को लेकर के पहले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आज पूर्ण हो जाएगा। चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था कि वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, वर्णों को कितने हिस्सों में बांटा गया। तो वर्णों का विभाजन हमने दो प्रकार से पढ़ा था कि वर्णों को स्वर और व्यंजन के आधार से दो भागों में बांटा था। स्वर को 3 हिस्सों में बांटा था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में, और अनुनासिक और अननुनासिक, जिसे निरनुनासिक भी कहा था, उसके भेद से दो भागों में भी बांटा गया था। इसके बाद हमने व्यंजनों में भी पढ़ा था कि व्यंजनों को स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्णों के रूप में विभाजित किया गया था। ठीक है, स्पर्श वर्णों की संख्या 25 थी, ऊष्म वर्णों की संख्या 4 थी और अंतस्थ वर्णों की संख्या भी 4 थी। हमने ये भी पढ़ा था कि स्वर और जो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं, वे बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात इनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आज हमें समझना है कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान कितने होते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। उच्चारण स्थान: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है ना। ये उच्चारण स्थान माने कहां कहां से हम आवाज निकालते हैं। कंठ से भी स्वरों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तालु से भी, मूर्धा को भी, दंत को भी, ओष्ठ और नासिका। ठीक है ना। तो उच्चारण स्थान कहते हैं किसको? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए, सामान्य से तो परिभाषा क्या होगी कि जो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है। क्या परिभाषा होगी? जो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे अ को कंठ से बोला जाता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो आप इस परिभाषा को नोट करके रखें कि जो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। किनका? जो ऊपर कंठ, तालु आदि बताए गए हैं उनका। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझाया जा सकता है। एक सारणी दे रहे हैं आपको, देखिए। यह निर्देशित किया, ऊपर स्थान बताया। ठीक है। एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वा मूल। ठीक है ना। ये स्थान बताए गए। अब इनसे कौन कौन से वर्ण निष्पन्न होते हैं? देखिए, कंठ से स्वर वर्णों में ह्रस्व अ और दीर्घ आ, ये दो वर्ण निष्पन्न होते हैं। किससे? कंठ से। स्वर कौन से? दो, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। व्यंजन जो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म में बांटे गए, उसमें से स्पर्श वर्णों में जो प्रारंभिक 5 हैं, क, ख, ग, घ, ण, जो कि कु में आते हैं, कवर्ग की कोटि में आते हैं। अंतस्थ वर्ण य और ऊष्म वर्ण हा। अयोगवाह, ये अयोगवाह क्या होते हैं कि ऐसे वर्ण या फिर चिन्ह जिनका प्रयोग
सामान्य व्याकरण में तो किया जाता है, लेकिन वर्णमाला में इनको स्थान नहीं दिया गया। इन्हें कहते हैं अयोगबाह्य। ठीक है ना। चलिए, तो अयोगबाह्य में बता दिया विसर्ग, और संज्ञा इनकी कंठ्य। कौन सी संज्ञा? कंठ्य संज्ञा। आ गया समझ में? स्थान कौन सा? कंठ। स्वर ह्रस्व अ बोला जाएगा, दीर्घ अ बोला जाएगा। व्यंजनों में आप याद रखेंगे क ख ग घ ण, जो कि कवर्ग या कु के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ में आप याद रखेंगे य, और ऊष्म में याद होगा ह। अयोगबाह्य विसर्ग इनकी संज्ञा कंठ होती है। इसके लिए सूत्र भी है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, लेकिन समय नहीं है, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अन्यथा सूत्र से यह बहुत जल्दी याद हो सकती थी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, स्पर्श वर्णों में च, छ, ज, झ, य, अंतस्थ वर्णों में र बोला जाता है, ऊष्म वर्णों में स बोला जाता है। अयोगबाह्य में कुछ भी नहीं, संज्ञा इनकी तालव्य होती है। तालु से बोले जाने वाले वर्णों की संज्ञा कौन सी होगी? तो तालव्य संज्ञा होगी। ठीक है ना। इसके लिए सूत्र है इचुये सानाम तालु। इसकी क्लास अलग से लेकर के आएंगे। तो इचुये सानाम तालु, इचुये सानाम तालु यानी कि ई चवर्ग के पांचों वर्ण च, छ, ज, झ, य। इसके अलावा इचुये, य और श और न। चलिए देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर ये अंतस्थ वर्णों में जो या दिया गया है वो रॉन्ग हो गया है। क्यों? क्योंकि इचुये सानाम तालु, इसके अनुसार जो या वर्ण है वह बोला जाना चाहिए आपका तालु से, कंठ से नहीं बोला जाना चाहिए। इसमें कंठ में तो केवल केवल अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ आएगा, कवर्ग आएगा, कवर्ग के पांचों वर्ण आएंगे। ठीक है ना। अकुह विसर्जनीयानाम, विसर्ग आएगा, ह आएगा, तो यहाँ पर अ, कवर्ग, ह आएगा और विसर्ग आएगा। या इससे नहीं बोला जाएगा, या बोला जाएगा तालु से। तो यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गया सर, भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर भी आपका जो तालु दिया गया है, तालु से या बोला जाएगा, यहाँ अंतस्थ में नहीं होगा, कंठ में अंतस्थ वर्ण कुछ भी नहीं होंगे, तालु में या होगा। मूर्धा में र होगा, आपका जो यहाँ लिख दिया गया है, मूर्धा में र होगा, और दंत में आपका ल होगा। ठीक है ना। तो य, र, ल, और जो व है उसको सेपरेट दंतोष्ठ में दिया जाएगा। ये किसी ने एक एक क्रम को ऊपर खिसका दिया है, जबकि इसको नीचे आना था, है ना। तालु से शुरुआत होनी थी, उसने कंठ से ही शुरुआत कर दी। ठीक है ना। इचुये सानाम तालु, जो या ये ऊपर है ये आता तालु में। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो जो रा है वह इसमें आ जाता मूर्धा में, जो ला है वह दंत में आ जाता, ऐसे आना है। ठीक है ना। चलिए फिर भी अब देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको यहां से अपन क्रॉस करते हैं। तालु की जगह पे लिखेंगे या, मूर्धा की जगह पर लिखेंगे ट, और दंत की जगह पर लिखेंगे ल। आया ख्याल में? और जो व यहां पर आ गया वह आएगा दंतोष्ठ में, वकारस्य दंतोष्ठम, ऐसा क्रम होगा। चलिए देखते हैं। तो कंठ में ह्रस्व अ, दीर्घ अ, क ख ग घ ण, ह वर्ण, विसर्ग, इन सभी की कंठ संज्ञा होती है। तालु में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य, यानी चवर्ग, या आएगा, श आएगा, और तालव्य वर्ण रहेंगे। अब इनको रटने से काम नहीं होगा, आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक ख्याल में आएंगी। मूर्धा, मूर्धा में ह्रस्वरी, दीर्घरी, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है ना।
हाँ सॉरी, यहाँ पर टा नहीं रा होगा, तो यहाँ र स इन सभी की मूर्धन्य संज्ञा होगी। दंत्य में लृ वर्ण तवर्ग यानी त था दा था ना ल स इन सभी की दंत्य संज्ञा होगी। ओष्ठ से कौन कौन वर्ण बोले जाएंगे? ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प फ ब भ म ठीक है ना। और प और फा के पहले आप देखेंगे दो कटोरी बनी हुई है, एक सीधी कटोरी एक उल्टी कटोरी, तो इसको अर्ध विसर्ग का चिन्ह, इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसको अर्ध विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है। तो अर्ध विसर्ग से युक्त फा और अर्ध विसर्ग से युक्त फा, और इनकी संज्ञा होती है ओष्ठ्य, ठीक है ना। नासिका, नासिका से बोले जाने वाले कौन है? अनुनासिक स्वर, तो ण या ण न और मा। तो जो हमने पढ़ा था ना कि दो वर्ण, किसी किसी वर्ण के दो उच्चारण स्थान होते हैं, तो ऐसे 10 वर्ण हैं जिनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। देखिए जैसे नासिका से है तो इड़ा या ड़ा ना मा, इनके कितने, ये तो है ही। इसके नासिका तो है ही, नासिका के अलावा कंठ से इड़ा का, तालु से या का, मूर्धा से इड़ा का, दंत से ना का, ओष्ठ से मा का, ये 5 आ गए। तो इस प्रकार से जो 5 अनुनासिक स्वर हैं इनके दो दो उच्चारण स्थान हैं, ठीक है ना। तो 5 तो ए हो गए, इसके अलावा ए, आई, ओ, औ और वाह, ठीक है ना, वाह वनमाली वाला, इनके भी इसकी सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कंठ और उपधमानी भी इसमें आएगा। उपधमानी क्या होता है? देखिए पा और फा, इसके पहले जो स्थित अर्ध विसर्ग है ना, इसको ही उपधमानीय कहा जाता है। ये जो अर्ध विसर्ग लगा हुआ है ए, इसको उपधमानी कहा जाएगा, और इनकी संज्ञा होती है ओष्ठ्य, ठीक है। चलिए नासिका का तो आपको बता ही दिया। इसके अलावा कंठ तालु, कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण ए और आई, ठीक है ना। चलिए ये वा यहां नहीं आकर के वकारस्य दंतोष्ठम यहां आएगा, इनकी संख्या कंठ तालब्य होती है। ऐसी कंठोष्ठ की ओ और औ जो वर्ण होते हैं वे कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, इनकी संज्ञा कंठोष्ठ होती है। दंतोष्ठ जो वर्ण है इनकी संज्ञा दंतोष्ठ्य होती है, ठीक है ना। और दंतोष्ठ से एक ही वर्ण बोला जाता है, वो है वा। जिह्वा मूल से का और खा के पहले जो स्थित अर्ध विसर्ग है यही जिह्वा मूली है, ठीक है ना। चलिए तो इनकी संज्ञा होती है जिह्वा मूली। पा और फा के पहले स्थित अर्ध विसर्ग उपधमानी कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और का और खा से पहले स्थित जो अर्ध विसर्ग है उसको हाँ और जिह्वा मूली कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संबद्ध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है, यानी जैसे ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है ना। ऐसे ही या का उच्चारण स्थान तालु है। तो अपने अपने उच्चारण स्थानों से तो अनुनासिक वर्ण बोले जाते हैं, पांचवें वर्ण बोले जाते हैं, लेकिन नासिका भी पांचों वर्णों का एक उच्चारण स्थान है। इसलिए अनुनासिक वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हैं। जो वर्गों के पंचम वर्ण हैं उनके दो दो उच्चारण स्थान हैं, और ए, आई, ओ, औ और वा, इनके भी दो दो उच्चारण स्थान हैं। इस प्रकार पूरी वर्णमाला में 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भले ही पुस्तक में नहीं दिया। अब देख लेते हैं प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों का उच्चारण करने में जो भी हम भीतरी प्रयास करते हैं, आंतरिक प्रयास करते हैं, उसे प्रयत्न कहा जाता है, ठीक है ना। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए जो भी आंतरिक प्रयास किए जाते हैं उनको यत्न कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये यत्न होते हैं 2 प्रकार के, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। देखते हैं इससे।
फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है ना। तो भीतर से जो निश्वास वायु है, ठीक है ना, ये निकलती है तो मुख, नासिका आदि कंठ इत्यादि स्थानों को उच्चारण स्पर्श कराते हुए निकलती है। जिस वर्ण को बोलना चाहते हैं उस रूप होकर के निकलती है, उसे प्रयत्न कहा जाता है। यानी वर्णों को बोलने में जो भीतरी प्रयास किया जा रहा है, जो अंतर से प्रयास किया जा रहा है, अंतरंग से प्रयास किया जा रहा है, उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो के प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं कि अभी वर्ण बोला नहीं है तो वर्णों के उच्चारण से पहले जो प्रयास हो रहा है, जो अंदर में मुख के भीतर जो मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया हो रही है कि वर्ण बोलने के लिए जो तैयारी है पहले की, वही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं। किसके? आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पष्ट वर्ण, पहला भेद क्या है? स्पष्ट वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। सीधी बात है, आप इतना समझ लीजिए कि स्पर्श वर्ण जो होते हैं, स्पर्श वर्णों का प्रयत्न कौन सा है? स्पष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है ना। तो क से म तक सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो 25 वर्ण इसमें जो स्पर्श वर्ण हैं वे स्पष्ट की कोटि में आते हैं। किसकी कोटि में आते हैं? स्पष्ट की कोटि में आते हैं। ईसत स्पष्ट, वो स्पष्ट था यानी स्पर्श किया हुआ, और ईसत यानी कि थोड़ा बहुत, स्पष्ट यानी स्पर्श किया हुआ। ये दूसरा भेद है। आभ्यंतर प्रयत्न का पहला भेद था स्पष्ट, दूसरा है ईसत स्पष्ट, कि वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईसत स्पष्ट प्रयत्न करते हैं, कहते हैं। या, र, ल तथा व ईसत स्पष्ट से उच्चारित होते हैं। यानी जो आपके अंतस्थ वर्ण हैं, ठीक है ना, अंतस्थ वर्णों का प्रयत्न है आपका ईसत स्पष्ट। चलिए, अब देख लेते हैं आपका विवृत प्रयत्न। विवृत प्रयत्न किसका होता है कि वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है, मुख विवर अर्थात वह हिस्सा जहां से आवाज बाहर निकलती है, जहां से ध्वनि बाहर निकलती है, उसे कहते हैं मुख विवर। कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं और मुख विवर खुला रहता है पूरा, तो इसे कहते हैं मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। जितने भी स्वर हैं वे सभी विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। ठीक है ना। तो सभी स्वरों का विवृत प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न है। अब है चौथा भेद ईसत विवृत। तो वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईसत विवृत प्रयत्न कहते हैं। स, 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 ह ईसत विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। अब देखते हैं समृत प्रयत्न कि वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग समृत यानी ढका हुआ, बंद। कि वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे समृत प्रयत्न कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व अ के उच्चारण में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए, आपने पढ़ा होगा स्वरों के लिए विवृत प्रयत्न भी दिया गया और स्वरों के लिए समृत प्रयत्न भी दिया गया। तो समृत प्रयत्न केवल ह्रस्व आ के लिए है कि जब भी ह्रस्व आ का लौकिक प्रयोग दशा में प्रयत्न होगा वह समृत प्रयत्न होगा। ये ध्यान रखना, समृत प्रयत्न ह्रस्व आ का
लौकिक प्रयोग दशा में होगा। लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया दशा में पूछा जाए कि व्याकरण की प्रक्रिया दशा में ह्रस्व आ का प्रयत्न कौन सा है, तो विवृत ही लगाएंगे आप, समृत नहीं लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न, कि वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्णों को उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वे बाह्य यत्न कहलाता है। इसके कितने भेद हैं बाह्य यत्न के, तो इसके 11 भेद हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। देखिए कि इनका कैसे वो करेंगे बंटवारा। देखिए सबसे पहले विवार, श्वास और अघोष, इन तीन को लिया। इसमें खर प्रत्याहार के वर्ण आते। अब खर प्रत्याहार क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, जैसे कवर्ग में से क और ख, चवर्ग में से च और छ, टवर्ग में से ट और ठ, तवर्ग में से त और थ और पवर्ग में से प और फ, यानी 5 वर्ग जो थे स्पर्श वर्णों में, उनके प्रत्येक के पहले और दूसरे अक्षर वो आएंगे विवार, श्वास, अघोष में। इसके अलावा स स स, ठीक है ना, ये सभी किसमें आ जाएंगे, विवार, श्वास, अघोष में। चलिए संवार, देखिए सूत्र भी दिया गया, खरह विवाराह श्वासाह अघोषाश्च, कि जो खर वर्ण होते हैं वे सभी विवार, श्वास और अघोष से ही उच्चारित होते हैं। चलिए ये बाह्य प्रयत्न है। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या है, विवार, श्वास, अघोष। अब देखते हैं 3 का जोड़ा, संवार, नाद, घोष। हस प्रत्याहार के वर्ण, हस प्रत्याहार में क्या आता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण था, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, अंतस्थ वर्ण एवं ह, ये सभी किसमें आते हैं, संवार, नाद, घोष में। हसः संवारा नादा घोषाश्च। अब देखते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में क्या है, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण एवं अंतस्थ वर्ण, यानी कि य व र ल। और महाप्राण में क्या आएंगे, वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण एवं ऊष्म संज्ञक जो वर्ण होंगे वे महाप्राण में आएंगे। इसमें बहुत माइनर सी मिस्टेक आ रही है जो, लेकिन अब हमने को याद रखना है। अल्प प्राण में जैसे यहां इन्होंने कहा अंतस्थ वर्ण, सॉरी अल्प प्राण में इन्होंने अंतस्थ वर्ण कहा, यवरल, ठीक है, चलिए नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, अंतस्थ वर्ण। और महाप्राण में ऊष्म संज्ञक वर्ण आएंगे। और वहीं विवार, श्वास, अघोष में भी स आ गए और यहाँ ह आ गया, और अंतस्थ वर्ण पूरे संवार, नाद, घोष में आ गए, ठीक है। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो आखिरी के 3 हैं बाह्य प्रयत्नों में, इनका ये सभी स्वरों के बाह्य यत्न है, ठीक है ना। कि इस प्रकार से जो 11 बाह्य यत्न बताए गए हैं उनमें से प्रारंभ के 8 हैं स्वरों से संबंधित और अंतिम 3 हैं किससे संबंधित, सॉरी प्रारंभ के 8 हैं व्यंजनों से संबंधित और अंतिम के जो 3 हैं वे स्वरों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि भी ज्यादा अच्छे ढंग से इसलिए नहीं समझा पाया क्योंकि समय भी सीमित था, और यदि हम एक पाठ को यदि 3 दिन लग रहे हैं तो फिर कब तक समझा पाएंगे, इसलिए थोड़े जल्दी में थे। लेकिन व्याकरण के सेपरेटली बिल्कुल अलग से वीडियोस लेकर के जो कि सबके लिए उपयोगी रहेंगे, उनको बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे ढंग से मैं आप सभी को आपके पेपर के बाद लेकर के आऊंगा, जिसे आप सुनेंगे, देखेंगे और व्याकरण में अच्छे ढंग से परिपक्व बनेंगे। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।